बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वैसे तो इसे मैं लाइव डिस्कस करने वाली थी, बट ड्यू टू सम नेट इश्यूज एंड टेक्निकल इश्यूज ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई। सो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बात करते हैं भाई दक्षिण कोरिया के बारे में, जहाँ पर हाल ही में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। इसमें हम ये समझेंगे कि आखिर मार्शल लॉ होता क्यों है और दक्षिण कोरिया 2 दिन से चर्चा में है। एक दिन पहले चर्चा में था क्योंकि ये विश्व की पहली ऐसी कंट्री बनने जा रही है जो अपनी जनसंख्या की वजह से समाप्त होगी। ठीक है, इस वजह ये चर्चा में था, जो कल मैंने वीडियो बनाया था। आज यहाँ पर अगेन मार्शल लॉ लागू कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। यहाँ पर जो आप देखोगे कि बांग्लादेश जैसी स्थिति इस टाइम में साउथ कोरिया में आपको देखने को मिल रही है। तो इसी पर बात करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो साउथ कोरिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी, साइट्स एंटी स्टेट एलिमेंट कम्युनिस्ट थ्रेट्स। यहाँ पर इनका कहना है कि हम ये जो इमरजेंसी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग भी करी जा रही थी। इसीलिए इन्होंने यहां पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने विपक्ष पर पूरा का पूरा ये भांडा फोड़ा है और एक स्टेटमेंट में बोला है कि जबकि बजट विधेयक पर संसदीय विवाद चल रहा था, मैं आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ घंटों बाद ही इसको वापस ले लिया गया। जैसे ही घोषणा हुई, इसके विरोध में हजारों लोग संसद के सामने जुट गए आकर के। तुरंत विपक्ष ने संसद पहुंचे और मार्शल लॉ को निरस्त करने के लिए आपातकालीन वोट की मांग करने लगे थे। सांसदों और आम लोगों के दबाव में क्या हुआ कि जो यून सरकार थी उसने हार मान ली और कुछ घंटों बाद ही संसद पे हुए मतदान को स्वीकार करते हुए मार्शल लॉ के आदेश को वापस ले लिया। आगे बात करते हैं कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, और ये देखिए किस तरीके से सेना यहाँ पर आपको पूरी दिखाई देगी। तो यहाँ के संसद के अंदर जो ये सेना घुसी हुई है, ठीक, यून ने एक ऐसे राष्ट्रपति की तरह काम किया है जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब से ये राष्ट्रपति बने, इनके साथ समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उन्होंने सरकार को कमजोर करने के विपक्ष के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने बोला ये जितना भी काम किया जा रहा है वो मेरी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा कि शेख हसीना की सरकार गिराई गई, तो वहां पर क्या है, विद्रोही पूरी तरीके से सक्रिय थे। वैसे ही कुछ यहाँ पर साउथ कोरिया में चल रहा था, इनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। वह देश विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए मार्शल लॉ की घोषणा इसीलिए कर रहे थे। उनके आदेश का अर्थ था कि देश अस्थायी तौर पर सेना के नियंत्रण में चला जाएगा, और मार्शल लॉ का मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो कौन संभालेगी, सेना संभालेगी। पाकिस्तान में आप देखिए कितने समय से वहां पर सेना का वर्चस्व चल रहा है। बांग्लादेश में भी कुछ समय के लिए जब वहां पर सरकार हटी तो सेना ही थी। ऐसा ही साउथ कोरिया में हुआ। सैनिकों और पुलिस को नेशनल असेंबली की इमारत में तैनात किया गया था और इस भवन की छत पर हेलीकॉप्टर उतरते देखे गए थे। आगे बात करते हैं, स्थानीय मीडिया ने भी नकाबपोश बंदूकधारी सैनिकों के इमारत में घुसने की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई थी। ऐसे वीडियो दिखाए गए जिसमें नेशनल असेंबली के जो कर्मचारी सैनिक हैं इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। दक्षिण कोरियाई समय अनुसार की बात करें तो लगभग 11 बजे रात में ये सारी एक्टिविटीज साउथ कोरिया में हो रही थी कि उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज किया। मार्शल लॉ इंपोज करने के बाद सैनिकों को भेजा अपनी पार्लियामेंट में कि वो लोग कब्जा करें और वहां पे जाकर के खड़े हो जाएं, आदेश का पालन करें। इस आदेश में कहा गया कि तुरंत प्रभाव से संसद और राजनीति समूहों के विरोध प्रदर्शनों और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो जितने भी वहां पर विपक्षी पार्टी के नेता हैं या फिर राजनीतिक समूह हैं, तो वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, यानी कि अब मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार कहेगी। तो मीडिया पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में आ गई, वो कोई भी चीजें अपने अकॉर्डिंग वहां पर नहीं चला सकती थी। राजनेताओं ने तुरंत यून की घोषणा को अवैध और असंवैधानिक करार दिया कि आप इस तरीके से विपक्ष को हराने के लिए कभी भी मार्शल लॉ इंपोज नहीं कर सकते हो, और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उनकी अपनी पार्टी रूढ़िवादी पीपल्स पावर पार्टी के नेता ने भी इस फैसले को गलत बताया था। इस समय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसके नेता हैं जेम यांग। इन्होंने अपने सांसदों से संसद पहुंच करके मार्शल लॉ की घोषणा के खिलाफ मतदान करने का आह्वान किया था। उनके इस आदेश पर हजारों सांसद जितने भी उनके थे उन्होंने बाहर आकर के इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो साउथ कोरिया है वो दिखाई दे रहा था कल रात में। ठीक है, सांसद बैरिकेड्स को पार करते हुए संसद में दाखिल हुए और वे रुकावटों को पार करते हुए मतदान कक्ष तक पहुंच गए थे। बात करें तो उस समय दक्षिण कोरिया की संसद में 300 में से 190 सदस्य उपस्थित थे
और इन सांसदों ने विधेयक को खारिज करते हुए राष्ट्रपति यून की जो मार्शल लॉ की घोषणा है इसको अमान्य घोषित कर दिया और इसके खिलाफ में वोटिंग करी थी। मार्शल लॉ लगाने के मायने क्या थे, चलो ये समझ लेते हैं। देखिए, इस देश में मार्शल लॉ आपातकाल के समय लगाया जाता है और अस्थायी शासन जब होता है तब। तो ये एक अस्थायी शासन है, यानी कि कुछ समय के लिए लगाया जाएगा मार्शल लॉ। ठीक, इस दौरान देश की कमान कहाँ चली जाती है? सेना के हाथ में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि चुनी हुई सरकार अपना कामकाज करने में असमर्थ रही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में इसकी घोषणा आखिर बार 1979 में की गई थी और उसके बाद अब 2024 दिसंबर में आपकी ये घोषणा करी गई है। तब दक्षिण कोरिया के तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुंग हिंग तख्ता पलट के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी, इस वजह से यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 1987 में दक्षिण कोरिया में जो संसदीय लोकतंत्र है इसके बनने के बाद इसे कभी लागू नहीं किया गया, यानी कि जब से यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र आया, जब से साउथ कोरिया में लोकतंत्र आया, उसके बाद से कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद अब ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया। ठीक है, वे उत्तर कोरिया के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाते रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष को उत्तर कोरिया का समर्थक बताया। उन्होंने इस बोला कि मेरे जो विपक्षी हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ कोरिया का समर्थन करते हैं, किम जोंग उन का समर्थन करते हैं और इस वजह से मैंने ये मार्शल लॉ उनके ऊपर इंपोज किया था, क्योंकि ये साउथ कोरिया के लोकतंत्र को क्या कर रहे थे, गिरा रहे थे, समाप्त करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन अपने इस बयान में उन्होंने पक्ष में कोई सबूत नहीं दिए। मार्शल लॉ के तहत सेना को अतिरिक्त शक्तियां दे दी जाती हैं। अक्सर नागरिकों के अधिकारों को यहाँ पर निलंबित भी कर दिया जाता है। सेना ने राजनीतिक गतिविधियों और मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा भी कर दी थी। जैसे मैं बताया कि मार्शल लॉ में यही होता है कि जो सेना है और जो मीडिया है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी, फिर वो जो चीजें हो जाएंगी सरकार के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों और राजनेताओं ने उन आदेशों का खुल करके विरोध भी किया। सेना ने अपने आदेश में कहा था कि सारा मीडिया सरकार के नियंत्रण में ले लिया जाता है, लेकिन जमीन पर इसके कोई सबूत नहीं है कि ऐसा होता है कि मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार कहेगी। यहां तक कि योनहाप नाम के राष्ट्रीय जो प्रसारक हैं, इनके समेत अन्य आउटलेट सामान्य रूप से रिपोर्टिंग यहां पर करते रहे हैं पहले भी। यून ने ये फैसला क्यों लिया था? तो देखिए, यून मई 2022 में सत्ता में आए थे और ये कट्टर रूढ़िवादी है। ठीक, इस वर्ष अप्रैल में विपक्ष ने देश में आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। उसके बाद देश पर उनकी पकड़ ढीली हो गई जब इनके विपक्षी पार्टी क्या हुए, जीत गए थे। संसद पर विपक्ष का नियंत्रण होने के कारण उनकी सरकार बिल पास नहीं करवा पा रही थी। देश में उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही थी और हाल ही के सर्वे में उनकी लोकप्रियता 17% के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। तो इनको लगा कि अब यही एक मेरे पास हथियार बचता है कि मैं विपक्ष के ऊपर पूरा भांडा फोड़ूं और बोलूं कि वो हमारा लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं और यहाँ पर मैं मार्शल लॉ इंपोज कर दूं। इस वर्ष के कई घोटालों में ये फंसे हैं और इन्हीं में से एक स्कैंडल उनकी पत्नी से भी जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक डिजाइनर बैग उपहार में स्वीकार किया है और आपने देखा होगा ये न्यूज बहुत ज्यादा तब चर्चा में थी क्योंकि एक बैग जो था वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट हुआ था बिकॉज इट वाज टू कॉस्टली। मतलब एज एन पॉलिटिशियन यदि मैं बात करूं, नॉर्मल पॉलिटिशियन जो कुछ भी इस तरीके का नहीं करता है, दे कांट अफोर्ड दैट बैग। ये इतना एक्सपेंसिव बैग था और इनकी वाइफ को ये मिला था। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्होंने हेराफेरी करी थी, इससे जुड़ा मामला था। राष्ट्रपति यून ने राष्ट्रीय टीवी पर माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि वे फर्स्ट लेडी के कामकाज की देखरेख के लिए एक ऑफिस स्थापित करें, यानी कि वो अपनी वाइफ के लिए कि वो क्या काम वगैरह करती हैं तो उसकी देखरेख के लिए अब ये ऑफिस स्थापित करेंगे। जब इनकी वाइफ ने ये डिजाइनर बैग उपहार में लिया था किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो ये पूरा मामला ऐसे जोड़ करके देखा गया था। उन्होंने विपक्ष की किसी व्यापक जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस सप्ताह विपक्ष के एक बजट विधेयकों में कटौती का प्रस्ताव रखा गया था और देश में कानून के मुताबिक इस विषय पर राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसी समय विपक्ष ने फर्स्ट लेडी की जांच करने में विफल रहने के लिए कैबिनेट सदस्यों और कई वरिष्ठ जो सरकारी वकील हैं इनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी रखा। यानी कि पूरी तरीके से इनके खिलाफ में चीजें चल रही थी और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मार्शल लॉ लगा दो। अब क्या होगा, फाइनली मार्शल लॉ का विरोध जो हो रहा है, तो दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार अगर संसद बहुमत से मार्शल लॉ का विरोध करे तो उसे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी कानून के तहत मार्शल लॉ के कमांडरों को संसदों
को गिरफ्तार करने से भी रोका जाएगा, वरना क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये क्या करते, सांसदों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। ये स्पष्ट नहीं है कि अब क्या होगा। यून को इस कदम का खामियाजा लेकिन जरूर भुगतना पड़ेगा इन फ्यूचर। अब थोड़ा सा बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो ये पूर्वी एशिया में स्थित एक देश हो जाता है। ये कोरियाई प्रायद्वीप का दक्षिणी अर्धभाग से घिरा हुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा आपकी कोरियाई हो जाती है। राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ पर वॉन चलती है और इसकी राजधानी सियोल दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी महानगरीय क्षेत्र हो जाता है। इस देश के पश्चिम में चीन है, पूर्व में जापान है और उत्तर में उत्तर कोरिया इसका स्थित है, जिससे इसकी कभी भी नहीं बनती है। चलो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा इससे पहले किस वर्ष हुई थी? 1989, 1979, 1959 और 1969। कमेंट में आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।